जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की और एक बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। जितने बच्चे आ चुके हैं एक बार जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने सेशन की शुरुआत कर सकें। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की इन बेहतरीन लाइन्स के साथ। तो लाइनों पर जरा गौर फरमाइएगा कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब कुछ करने की ललक आपके अंदर है ना, कुछ करने की चाह आपके अंदर है, वो आग आपके अंदर है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको उसको पाने से ना रोक सके। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हमारी जो मंजिल है वो है कि सर हमें इस साल सिलेक्शन लेना है, ठीक है, और बस टीचर बनना है ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। और एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो, है ना। चलिए और अभी तक अगर आप लोगों ने यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डेट इज मैथ्स बाय हिमांशु सर, तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। पहला सवाल आज के सेशन का ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है, तो इसमें कितना पानी लीटर में और मिलाया जाए जिससे दूध 5% रह जाए। ठीक है, गुड इवनिंग पालूम, नर्मदा, सूरज, सभी का स्वागत है। 6 to 8 का बैच लिया है कोई तो बताओ। सूरज पूछ रहे हैं भाई, बताइए सभी के सभी। बेटा जो क्लासेस हैं उसकी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। सभी के सभी रेडी हैं? पहला सवाल आज के सेशन का आपके सामने है, सभी आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है, तो अगर मैं कह रहा हूं दूध यानी जो मिल्क है, दूध यानी जो मिल्क है वो कितना है, 10% है। तो आप मुझे बताइए पानी कितना रहा होगा, 90%। बोलिए हाँ कि ना। अगर दूध 10% तो पानी 90%। तो अगर मैं आपसे कहूं अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1:9, यानी कि इस पूरे मिश्रण में, पूरे मिक्सचर में दूध अगर 1 हिस्सा है तो पानी 9 हिस्सा है, राइट। अच्छा, अगर हम कहें तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, अब कितना कह रहे हैं, कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है, ताकि 5% दूध रह जाए। अब दूध अगर 5% रहेगा, दूध अगर 5% रहेगा तो बोलो पानी कितना होगा, 95 पानी होगा। अरे हाँ कि ना। और अगर मैं इसका अनुपात देखूं तो 5 × 5 और अगर हम काटें तो 19 पर जाएगा। अब मुझे यह बात बताइए कि मिलाया क्या जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है ना। पानी क्या, पानी तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, अच्छा पानी मिलाया जा रहा है ना, हाँ पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो नहीं मिलाया जा रहा। यानी दूध की मात्रा पहले अगर 1 है तो अब भी 1 होनी चाहिए, और देखो समान है, दूध की मात्रा समान है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप बताओ, पहले पानी कितना था, 9, यहां पर कितना है, 19, यानी कितना पानी मिलाया गया होगा, तो आप कहेंगे 10 यूनिट पानी मिलाया गया। अब हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए, वो कहां से मिलेगी, यहां से। देखिए मैं कह रहा हूं दूध 1 हिस्सा, पानी 9 हिस्सा, यानी मिलाकर ये हुआ 10 हिस्सा। तो अगर मैं कह रहा हूं 10 हिस्सा, लेकिन वास्तव में कितना है, 80 लीटर है, यानी 10 का मान 80 लीटर, तो यहां पर भी 10 का मान कितना होगा, 80 लीटर होगा। यानी कि कितना कितना पानी मिलाया जा रहा होगा, 80 लीटर पानी मिलाया जा रहा होगा, 80 लीटर्स पानी ऐड किया जा रहा होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, परफेक्ट है। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सही बच्चे बताएंगे डन है क्या, क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आया। चलिए परफेक्ट, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है एक मैच में 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है। 7 खिलाड़ी हैं, उन्होंने अलग अलग रन बनाए हैं। कह रहे यदि 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन आपको दिए हुए हैं तो बताना है 7वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। अब इसका सिंपल सा एक फंडा होता है कि भाई अगर 7 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए औसत रन 53 है, तो आप टोटल वैल्यू निकाल लोगे, टोटल मतलब कुल कितने रन बनाए गए, तो क्या करोगे, 7 का 53 से गुणा करोगे, तो ये कुल रन आ जाएंगे, नहीं टोटल रन आ जाएंगे मेड बाय दीज 7, है ना, प्लेयर्स, यानी कि 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन आ जाएंगे।
अब हमें पता है ये 6 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन है, तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं और ये टोटल में से माइनस कर जो 7 खिलाड़ी के हैं, तो अगर मैं 7 खिलाड़ियों के रन में से 6 खिलाड़ियों के जो रन है, स्कोर करके रन है, वो माइनस करूंगा तो 7वें खिलाड़ी का आ जाएगा, है ना। तो वही करना है मुझे, तो सबको जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, आरजू खान के लिए सर मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया हुआ है, कोई रिप्लाई नहीं है। आरजू मैं चेक कर लूंगा, बाकी आप यहां भी पूछ सकते हो मुझसे क्या है, बाकी मैं एक बार टेलीग्राम चेक कर लूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर करें सभी के सभी स्पीड के साथ, और सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के सभी मैक्सिमम, है ना। और बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी एक बार स्पीड के साथ आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। मुझे एसएससी के लिए मैथ्स चाहिए सिर्फ आपकी। बेटा जी एसएससी में तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और जो बैच है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, वहां से आप अर्थमेटिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी आप वहां से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बैच आपको रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो खैर यहाँ पर आते हैं, तो देखो क्या कह रहा है आपसे। अब इन सब बच्चा क्या करेगा, इन सबको जोड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करेगा और माइनस करेगा। मैं ये कहता हूं इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप विकल्पों को देखो, आप ऑप्शन को देखो, और इकाई अंक से आप आंसर कर सकते हो। मतलब करेंगे तो हम वही, लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट को सॉल्व करेंगे। यहां पर विद्यार्थियों का, बच्चों का आंसर 43 आ रहा है। चलो चेक करो तो कैसे करना है। आप कहेंगे 7 या 21 का आपके पास क्या आया, 21 का इकाई अंक 1 आया, बोलो हाँ की ना। अच्छा अब इकाई अंकों को जोड़ो बस, यानी 1 और 0, 1 और 6 7 और 6 13, 13 का सिर्फ 3 लूंगा, 3 7 10, 10 और 8 कितना 18, 18 का मैं सिर्फ 8 लूंगा। यानी कि मैं 1 में से 8 को घटा रहा हूं। अब बताओ 1 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो आप यहां से हासिल लेंगे। आप समझ रहे हैं, कुछ वैल्यू हाई होगी, यहां से हासिल लेंगे, तो 11 में से 8 जाएगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हमारा जो उत्तर आएगा उसका इकाई अंक 3 बन रहा है। देखो कौन से विकल्प में इकाई अंक 3 है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी 43 अपना आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो ये स्मार्ट अप्रोच आपने एग्जाम में खुद अप्लाई करनी होंगी, राइट। चलिए ओके, चलिए हेलो, हाँ सर बस लाइव क्लास में यूट्यूब पे करके फिर करता हूँ आपको पास। चलिए भाई, तो यहाँ पर आते हैं जरा इस सवाल पर। देखिए क्या कह रहे हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2695 रुपए है, यदि छूट 23% दिया गया है तो अंकित मूल्य आपने ज्ञात करना है। लाभ हानि से सवाल है, जल्दी से आंसर करें सभी के सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, 20 सेकंड्स का टाइमर सेट है, आंसर करिए सभी के सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आरजू मैं आपको बैच एक रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप अपना जो सिलेबस है वो कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा वहां से, ठीक है। चलिए आइए जरा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 2695 है। अब 23% की छूट दी जाती है और आपसे कह रहे हैं अंकित मूल्य कितना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि छूट दी किस पर जाती है, अंकित मूल्य पर। तो आप अंकित मूल्य को 100 मान लो। क्या अंकित मूल्य को आपने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अरे हाँ की ना, आपने एमपी यानी मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य को 100 मान लिया। अब 100 पर अगर 23 की छूट दी जाएगी तो बेचा कितने में जा रहा होगा, तो 100 में 23 की छूट देने का मतलब 23 इसमें से घटा दिया, यानी बेचा जा रहा होगा 76 में, बोलो हाँ की ना, सॉरी 77 में, है ना। तो मैं कह रहा हूं 77 में बेचा जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है जी 2695 में बेचा जा रहा है, यानी 77 का वास्तविक मान 2695 है। तो 1 का मान निकाल लो और फिर 100 का मान निकाल लो, क्योंकि एमपी ही तो चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए। 1 का मान कैसे निकलेगा, इसको 77 से भाग करना है, तो पहले मैं इसको 11 से काट रहा हूं, 11 सत्ते है ना, 11 दूनी 22, 4 बचा, 11 चौके 44, 11 पंजे 55। अब 7 से काट दिया, 7 या 21 और 7 पंजे 35, 1 का मान 35 आया तो 100 का मान 3500 हो जाएगा, क्योंकि 35 का 100 से गुणा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है, यदि 2500 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, है ना,
₹2500 आपने जमा किए, चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगा और 2 वर्ष में वो रुपए इतने हो गए हैं। तो आपको बताना है वार्षिक ब्याज दर कितनी है, वार्षिक ब्याज दर आपने बताना है। और चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका क्वेश्चन है। आंसर करें सभी के सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। इस बार आप सभी के लिए जो मैं लेवल लेकर चलूंगा वो बहुत डीप लेवल होने वाला है, बहुत बेहतरीन लेवल होने वाला है। पीडी पैच के अंदर हर एक टॉपिक को बिल्कुल पहले बिल्कुल निचोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निचोड़ देंगे, ठीक। चलो हाँ जी, आइए जरा इस सवाल पर आते हैं। ₹2500 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो आपको ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। देखो इस सवाल को आपने कैसे चमकाना होता है। जब भी आपको मूलधन दे, आपको जब भी क्या दे, मिश्र धन दे, यानी कि अमाउंट दे, अमाउंट ही तो दे रखा है, तो आपको यह करना होगा कि अमाउंट को प्रिंसिपल से डिवाइड कर दो, मिश्र धन को मूलधन से भाग कर दो। सीधे से चमकाने का तरीका देखो। और अगर 2 वर्ष है तो इसका वर्ग स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। क्यों, अगर आपका 3 वर्ष होता तो मैं क्यूब रूट कर देता, 4 वर्ष होता तो 4th रूट ले देता। मतलब ये करना होता है। ये हमें ये बताता है कि 1 वर्ष में क्या घट रहा है, समझ रहे हैं, कितने से कितना हो रहा है 1 वर्ष में, क्योंकि ब्याज दर का मतलब 1 वर्ष होता है। तो हमने क्या करा, अमाउंट कितना है जी, ये है 297025। अब देखो दशमलव था ना यहाँ पे, मैंने दशमलव हटा के वो नीचे डाल दिया, 25 2 0 और ये 2 0। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं 25 से काट रहा हूं, 25 से ऊपर वाले को भी काटते हैं, तो 25 एकम 25, 4 बचा 47, 25 एकम 25, 47 में से अगर 25 माइनस करोगे 22 बचेगा, 0 उतारोगे 220, 25 अट्ठे 200, 220 में से 200 को घटाया तो 20 बचा, 2 उतारा 202 हो गया, 25 अट्ठे फिर से 200 और 202 में से 200 गया, 2 बचा, 5 उतारा 25, यानी 25 एकम 25। और बेटा जी जब मैं इसका वर्गमूल करूंगा ना तो यहां पर नीचे आ जाएगा 100, और ये जो है ये आपको चीखता चिल्लाता बोलेगा भैया मैं 109 का स्क्वायर हूं। क्यों, ध्यान से देखो 109 का स्क्वायर कैसे किया जाता है। ये 100 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा, 9 का दुगुना 18, 100 को 18 में जोड़ा 118 और 9 का स्क्वायर 81, दिख जाएगा ये 109 का स्क्वायर है। यानी कि हमारे पास ये समझ में आएगा कि 1 साल के अंदर 100 से कोई 109 हो रहा है, और अगर कोई 100 से 109 हो रहा है तो बोलो से बढ़ रहा है, यानी 100 पर 9 की बढ़ोतरी, यानी 9% की बढ़ोतरी। यानी कि यहां पर कुछ एरर आ रहा है ना, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा एरर आया था, बफरिंग हुई होगी। यानी कि जो ब्याज दर बनेगी वो 9% बनेगी, यानी 9% बनेगा। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। 7 आंसर नहीं होगा एसके मौर्य बेटा, 7 नहीं आएगा। कुछ बच्चे 11 आंसर कर रहे हैं, गलत है। 9 विल बी द राइट आंसर, 9 हमारा आंसर आएगा। बहुत बेसिक सवाल है ये। जब भी मिश्र धन बोले, जब भी मूलधन बोले इतना मिश्र धन बन रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो आप देखो कितने वर्ष में बन रहा है, उतना आपने रूट ले लेना है। 2 साल था स्क्वायर रूट लिया, 3 साल होता क्यूब रूट लेता, 4 साल होता 4th रूट लेता। बस ये फंडा आपने यूज करना होता है। तो आप 1 साल पर पहुंच जाते हो कि 1 साल में 100 से 109 हो रहा है, तो बोलो कितना बढ़ रहा है, 9 से बढ़ रहा है। और अगर 9 से बढ़ रहा है 100 पर, तो 9% की बढ़ोतरी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज के सेशन में देखो सवालों का लेवल देखो, सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप सभी को डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इस सवाल पर आते हैं, और बहुत आसान भी देखो, करने का तरीका देखो कितना आसान है। कह रहा है A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है, C अनुपात D दे रखा है, आपको A अनुपात C अनुपात D निकालना है। चलो बताओ क्या आंसर आएगा सभी के सभी। 20 सेकंड का टाइमर सेट है। इस बार इसी पर आधारित आपका पेपर में सवाल पूछा भी गया था, बीपीएससी के अंदर करवाया हुआ था आपको। चलो भाई जल्दी से बताओ, चलो बताओ क्या आंसर आएगा सभी के सभी, स्पीड के साथ आंसर करिए। बहुत बढ़िया। देखिए अब इस सवाल को करने का और बेसिकली चमकाने का तरीका क्या हो सकता है सर, वो देखते हैं जरा। देखो आपको A अनुपात C अनुपात D निकालना है, तो बेसिकली आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालेंगे, समझ रहे हैं।
आप इन तीनों रेशियोज को कंबाइन करके निकालेंगे, वहां से निकलेगा। ठीक है सर, इतना दिमाग कहां से आया आपके पास? अरे बेटा दिमाग की बात नहीं है सना, आप एक बार बताओ सना। चलो इस पर डिस्कशन करेंगे, अभी हम सवाल पर डिस्कशन करते हैं। तो ए अनुपात सी अनुपात डी चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं ए और डी आपको निकाल कर दे दूं बड़े आसानी से, तो आप चेक कर सकते हो। वो कैसे निकालेंगे? देखो, ए बाई बी गुणा बी बाई सी गुणा सी बाई डी। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सबका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं। एक तरीका ये अप्लाई करके देखते हैं। तो बी से बी जाएगा, सी से सी जाएगा, और मेरे पास ए बाई डी आएगा, मेरे पास ए बाई डी आएगा। बस समझ रहे हो? तो मेरे को ए अनुपात सी अनुपात डी चाहिए, लेकिन मेरे पास ए बाई डी आ रहा है, ए अनुपात सी अनुपात डी नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो? कई बच्चे ये चीज करते हैं। अब अगर आप यहां से जाएंगे तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 2/5 गुणा 4/3 गुणा में 2/1। इससे क्या होगा कि यहां पर तो कुछ नहीं कट रहा, तो 2 चौके 8 दूनी 16, और यहां पर 5 तिया 15। अब देखो एक जगह 16 आ रहा है, एक जगह 15 आ रहा है। देखो मिल रहा है क्या? अगर मिल जाए आपके पास, अगर मिल जाए आपको, तो सीधा ऑप्शन नंबर डी को ठोक मारना, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। मतलब हमने यहां क्या स्मार्ट अप्रोच यूज करी, हमने ये निकाला नहीं, क्योंकि अगर ये निकालते तो हमें थोड़ा टाइम लगता, वो भी मैं निकाल के अभी बता दूंगा, और वहां से फिर हम ए सी और डी की वैल्यू यहां पर लिख देते। लेकिन हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली ए और डी की वैल्यू निकाल ली, ये देख के कि विकल्पों में ए और डी की वैल्यू हर जगह अलग अलग है, तो हमने सबका मल्टीप्लाई करके ए बाई डी निकाल दिया, और वहां से हमने ऑप्शन नंबर डी आंसर कर दिया। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया। अब समझिएगा जरा, एक तांबे के तार से एक वर्ग यानी कि स्क्वायर बनाया गया। इस स्क्वायर का आपको एरिया उसने दे दिया, कितना दे दिया भी? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आपसे क्या कह रहा है, यदि उसी तार को अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। अर्धवृत्त कैसा होता है बेटा? ये रहा अर्धवृत्त, है सेमी सर्कल, इसमें मोड़ा जाता है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आपने ज्ञात करनी, यानी कि आपको रेडियस बतानी है, ये आपसे कह रहा है। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। एक 2D शेप को, एक 2 आयाम की आकृति को दूसरी 2 आयाम की आकृति में बदला जा रहा है। ठीक है, आंसर करिए। समय देते हैं आपको 20 सेकंड का, 20 सेकंड्स का। बताएं क्या आंसर आएगा, सभी के सभी स्पीड के साथ आंसर करें, और सेशन को लाइक शेयर करते चलें बेटा मैक्सिमम। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, जब भी एक 2 आयाम की आकृति को दूसरी 2 आयाम की आकृति में बदला जाता है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस हम इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो आप मुझे बताइए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। देखो स्क्वायर का एरिया ये है, यानी साइड कितनी हो जाएगी, इसका वर्ग में यानी स्क्वायर रूट कर देंगे, जो कि हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो अगर मुझे साइड निकालनी तो मैं एरिया का वर्गमूल कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, और इसका परिमाप क्या आ जाएगा, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 9। तो इसका पेरीमीटर आ गया। इसको मैं बराबर रखूंगा अर्धवृत्त के परिमाप के। अर्धवृत्त का परिमाप कैसे आएगा वो समझो। देखो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। अगर मैं इस आधे चाप की बात करूं, आर्क की बात करूं, तो ये होगा πr। समझ रहे हैं, आधा हो गया। और यहां पर ये रेखा और होती है, तो अगर ये r है तो ये भी r है, यानी कि ये जुड़कर हो जाएगा 2r। तो जमा में 2r। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां 2r नहीं जोड़ते, वो सिर्फ πr लिख देते हैं सेमी सर्कल के लिए, जो कि गलत हो जाता है फिर। अब देखो यहां पर कितना आएगा, अगर मैं यहां से r को कॉमन ले लूं तो पाई का मान हो गया 22/7, जमा में क्या आ गया 2, 7 दूनी 14, 22 में 14 जोड़ूंगा तो ऊपर 36 आ गया, नीचे 7 है और यहां पर r है। इधर बेटा 4 निम में 36 पहले से पड़ा हुआ है, तो 36 से 36 कट जाएगा और r का मान 7 आ गया। तो 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो एक सिंपल सा फंडा आपने ध्यान में रखना है कि जब भी एक 2 आयाम की आकृति को दूसरी 2 आयाम की आकृति में बदला जाता है, तो उनके जो परिमाप, जो पेरीमीटर होते हैं वो सेम रहते हैं। तो सर्कल और सेमी सर्कल में हम पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस यानी परिधि, और वृत्त का क्या हो जाएगा, परिमाप। तो दोनों को बराबर रख देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आएगा। तीन संख्याएं जो कि एक दूसरे के लिए सह अभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार दो संख्याओं का गुणन 713 और अंतिम दो संख्याओं का गुणन 1147 है। तो आपको बताना है तीनों संख्याओं का योगफल क्या आएगा। आपको यह बताना है तीनों संख्याओं का योगफल क्या आएगा। बेहतरीन सवाल है ये, देखो समझो क्या कह रहा है। कह रहा है a इंटू बी आपके पास 713 आता है और b इंटू सी आपके पास 1147 आता है। तो आपसे कह रहा है जी a जमा में b जमा में c ज्ञात करो, कितना आएगा। ये सवाल आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी के सभी आंसर करिए। आंसर करें, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि इस सवाल को हम कैसे हल करें, है ना, क्योंकि उनको दिखता है सर एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, सर दो इक्वेशन तीन वेरिएबल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। सवाल बड़ा देखने में आसान लगता है लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो कैसे चमकाना है आपने इस सवाल को वो समझो। देखो आपको एक कंसेप्ट समझो कि अगर a गुणा बी ये आया, b गुणा सी ये आया, कहने का मतलब b दोनों में कॉमन है, यानी b एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। बोलो हाँ कि ना। और आपके पास a और c छोड़कर जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर मैं इसको b से डिवाइड करूं तो a मिलेगा, अगर मैं इसको b से डिवाइड करूं तो c मिलेगा एक तरीके से। यानी को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं छोड़कर जाती है। भाई अगर कुछ और भी कॉमन होता तो उससे हम डिवाइड करते हैं ना। तो कहने का मतलब b क्या है, b एक तरीके से बड़ी संख्या है जो इन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है, यानी b इन दोनों संख्याओं का नंबर्स का HCF है। समझे? तो आपको इन दोनों का HCF निकालना है। अब HCF निकालने का फंडा क्या होता है, इन दोनों का अंतर देखो। 1147 और 713 के बीच का पहले अंतर देखो। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 7 गया 4, 434। अब एक ये नंबर उठा लो और एक ये नंबर उठा लो, या कोई भी उठा लो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये नंबर किससे कट रहा है। आप मतलब क्या किसी से नंबर कट रहे हैं, या तो इन दोनों में देख चेक कर लो या इन दोनों में चेक कर लो। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किससे ये कट रहा है। तो नहीं समझ में आता है भाई, तो आप इसको तोड़ो। ये और कैसे टूट सकता है, 2 से टूट सकता है। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, है ना। तो यानी कि आपके पास कितना आ गया, 217 आया। अब 217 को हम और कैसे तोड़ सकते हैं, 217 कैसे बन सकता है। ठीक है, 217 कैसे बन सकता है इसको अब आपने देखना होगा, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो ऐसा नंबर चाहिए जो कॉमन नंबर है, जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है सर जी, 7 लिए हैं क्लास, तो फिर से लेना है या उसमें। ज्योति बेटा अभी जो है वो 2.0 बैच आया है, जो नई न्यू बैच है। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें आपको एनरोल करना होगा, बिकॉज दैट इज द न्यू बैच, है ना। वो सबसे न्यू बैच है, वो अलग बैच है। ठीक है, तो अब बताइए भाई, आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 217 को और 100 या 1147 या फिर 713 और 217 को दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर रहा हो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहां पर देखोगे ना, मैंने आपको बोला ऐसे देखने से नहीं समझ में आता, ये प्रैक्टिस मांगता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि यार अगर मैं 217 को देखूं तो 31 का अगर मैं 7 से गुणा करूं, देखो 7 एकम 7 और 7 ये 21, 217 आ रहा है। यानी आपको ये दिखेगा कि 31 गुणा 7, सुनना बात ध्यान से, 31 गुणा 7 आपको ये दिख जाएगा। यानी 31 आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर देखो 31 वो नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, और 31 ही वही नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 31 हो गई। क्या मेरी बात समझ रहे हो? चेक कर लो, क्या 31 इसको डिवाइड करेगा? तो 31 से अगर हम इसको ले जाते हैं तो 31 तिया कितना आ गया बेटा जी, 93 आया। 114 में से अगर मैं 93 को घटाता हूं तो कितना बचा आपके पास, 21 बचा। 7 को तारा 217 और 31
सत्ते 217 पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये पूरा पूरा जा रहा है। अब देखो हम करेंगे क्या, 1147 को यानी कि अगर हमें 31 से भाग करता हूं तो मेरे पास आता है कितना, 37। तो ये जो 37 निकल के आया, बी को अगर बी से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ए। तो 37 आ गया क्या, ए। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 31। और यहीं से आपका सी कैसे आएगा, जब 713 को 31 से भाग करेंगे तो 31 दूनी कितना आया, 62। 71 में से 62 घटाएंगे, 9 आया। 93, 31 तिया 93, यानी कि सी का मान कितना आ गया, 23 आ गया। ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है। बात समझ पा रहे हो? तो बस कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, ये करना है आपने। तो ए कितना है, 37, बी कितना है, 31, और सी कितना है आपके पास, 23। ठीक है, 7 और 1 9 और 3 कितना आया, 12, हासिल गया 1, 3 3 6 और 3 9, 92, 92 एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, 8 3 11, एक आएगा ना, 91 अपना आंसर बनेगा, 91 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 91 अपना आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं 91, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 91 किसी का आंसर आया भाई? मैंने बोला ये बहुत बेहतरीन सवाल है। दिक्कत यहां पर यही आती है कि हमें ये नहीं पहचान में आता कि यार किन संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ पाता। तो 31 एक ऐसी संख्या है जो इसको और इसको दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, इस सवाल को छोड़ो, आप इस सवाल को करो। ठीक है, इस सवाल को करो, देखो क्या कह रहा है। दो व्यक्ति ए और बी सुबह के 9 बजे एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलना प्रारंभ करता है और बी 11 बजे ए की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है। तो वे किस समय शाम को एक दूसरे से मिलेंगे? यह समय, दूरी एवं चाल का बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, रजिया सुल्तान कह रही है सर नहीं चमका। रजिया देखो, चमकेगा तब बेटा, देखो समझो, चमकेगा तब, ये आपको मैं बता रहा हूं कब चमकेगा। ये तब चमकेगा जब हमें ये चमकेगा कि भैया ये दोनों नंबर किससे पूरा पूरा विभाजित होंगे। ठीक है, ये दोनों नंबर किससे पूरा पूरा विभाजित होंगे? तो वो 31 से होंगे। जो मैं उसका भी एक तरीका लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, बेहतरीन तरीका, किस तरीके से आप सोच भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो इसके अगले वाला जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा उससे मिस्टेक है, उसको मैं मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूंगा। ठीक है, तो बस अगर हमें पता होता है ना कि अगर वो 31 से हमें पता लग गया कि हाँ भाई 31 से विभाजित है, मतलब इसको तोड़ के ही पता लगेगा, तो फिर हम इसको आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर यही नहीं पता यार कि 31 से कैसे विभाजित होगा, तो फिर नहीं होगा। तो वो कैसे निकालना है, उसके लिए मैं फिर आपके लिए तरीका लेकर आ जाऊंगा। अभी पहले इस सवाल पर आते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। रिलेटिव स्पीड से ये क्वेश्चन है, यानी कि सापेक्ष चाल से आपका सवाल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल से। ठीक है, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसका रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग है। अब देखो कैसे करना है इस सवाल को, आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कैसे चमकाएंगे। कह रहा है ए और बी सुबह के 9 बजे एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी कितनी दूरी पर है? 260 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक, अब ध्यान, ए 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ए कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे चलता है, कितने? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। समझ में आ रही है बात? और बी जो है वो 11 बजे चलना शुरू करता है। कितने बजे? 11 बजे, 11 AM। किस रफ्तार से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किधर? ए की तरफ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक, आगे। वे किस समय शाम को एक दूसरे से मिलेंगे? आपको ये बात करनी है, यानी कि आपको टाइम बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है? टाइम बताना है। कितने बजे वे शाम को एक दूसरे से मिलेंगे, आपको ये कहा जाए। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सापेक्ष चाल का जो कॉन्सेप्ट होता है, इतनी बात समझ में आ जाती है बच्चों की, दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, यानी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होगा, समझ में आ जाता है। ऐड होंगी वहां पर रिलेटिव स्पीड, लेकिन कब ऐड करनी है वो समझो। जब दोनों बॉडीज मूव करती हैं एक साथ,
तब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। तो इसको कैसे करेंगे समझो, ये 9 बजे चली लेकिन ये नहीं चली है, ये 11 बजे चलेगी। तो 9 से 11, 9 से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे बीच में गुजरे होंगे। उन 2 घंटों में बताओ ए कितना चला होगा भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चल गया होगा, 50 किलोमीटर। बोलो हाँ की ना, 50 किलोमीटर चल गया होगा। यानी मैं कह रहा हूं कि 50 किलोमीटर की दूरी तो पहले से तय हो गई। तो अगर 260 में से 50 किलोमीटर पहले से तय हो गया, तो अब दूरी बची कितनी, 210 किलोमीटर। ये दूरी तय करने के लिए जो टाइम लगेगा वो हमें कैसे पता लगेगा भाई, डिस्टेंस क्या होता है 210, और यहां स्पीड। अब 11 बजे दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगे, और जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। ये 25 और ये 10 यानी कि हो जाएगा क्या, 35 बेटा। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम लोग किससे, 7 पंजे 7 तिया और 5 छिक्का 30, यानी 6 घंटे का यहां पर समय लगेगा। अब 11 बजे के बाद 6 घंटे और, यानी शाम को 5 बजे, क्या शाम को 5 बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आप समझ रहे हो, इन दोनों की जो दूरी है वो 6 घंटे में मिट रही है, यानी दोनों 6 घंटे में मिल रहे हैं। तो 11 बजे के बाद 6 घंटे, यानी शाम को 5 बजे वो मिलेंगे। आप समझ रहे हो, इस तरीके से। परफेक्ट, समझ में आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत बेहतरीन सवाल था, अगर किसी को समझना आए हो सेशन को एक बार फिर से रिपीट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पढ़िए जरा बेटा। ठीक, एवरेज से सवाल है, औसत से सवाल है, बताइए क्या आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गणित है, किसी का नाम गणित है ना, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, मुझे लग रहा है अभी जो है, ठीक है। हाँ जी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, ठीक है। कल, ठीक है बेटा, कल कितने बजे, 5:30 बजे, कल कितने बजे, 5:30 बजे आप सभी के लिए मैं डेमो क्लास लेकर आ रहा हूं। 5:30 बजे मैं आप सभी के लिए डेमो क्लास लेकर आ रहा हूं। किसके लिए, बीपीएससी के लिए, ठीक है, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। और 6 to 8 के लिए ये जो आपकी डेमो क्लास रहेगी, ये 6 to 8 के लिए रहेगी। तो कल आप सभी ने ठीक 5:30 बजे आकर जरूर जुड़ना है। कल आप सभी के लिए डेमो क्लास रहेगी। मैं टॉपिक भी आपको बता देता हूं, ठीक है, मैं टॉपिक भी आपको बता दूंगा, लेकिन कहां बताऊंगा, टेलीग्राम के ऊपर। मैथ्स बाय हिमांशु सर, पूरी टॉपिक बेस्ड क्लास रहेगी, कोई मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट आपको पूरा डिटेल में कराएंगे, बिल्कुल जैसा पेड में पढ़ाया जाता है वो आपको डेमो क्लास मिलेगी मेरी तरफ से। कल कितने बजे, ठीक 5:30 बजे। और कल मैं आप लोगों से जुड़ूंगा दोपहर को कितने बजे, 12 बजे, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सेशन पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने ये बैच है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपको उस बैच से जुड़ने की संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।